हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन पे एमसीक्यूज। क्लासिफिकेशन में हम लोग कोलन क्लासिफिकेशन, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी कि सीसी, डीडीसी और यूडीसी पे बेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो केवीएस लाइब्रेरियन हो, एनवीएस लाइब्रेरियन हो, यूजीसी नेट, डीएसएसबी लाइब्रेरियन या बिहार लाइब्रेरियन, जेकेएसएसबी लाइब्रेरियन एंड अदर जो लाइब्रेरियन के एग्जाम होते हैं इंटायर कंट्री में, उन सभी के लिए स्टेट लेवल को हो या सेंट्रल लेवल के सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे हुए क्वेश्चंस है प्रीवियस एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने अपने से इंक्लूड किया है। तो आपको इस वीडियो में काफी नॉलेज मिलने वाला है, तो आप बने रहिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइब्रेरी एकेडमी ऐप का लिंक है, वहां पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको और सभी वीडियो मिल सके जो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेन क्लासेस आर इन अ कोलन क्लासिफिकेशन। तो टोटल मेन क्लासेस जो है 108 है, और यही बात अगर हम लोग डीडीसी की करें, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में, तो वहां पे मेन क्लासेस 10 है, और यूडीसी की बात करें तो वहां पे 9 मेन क्लासेस हैं। वहां पे 0 to स्टार्ट होकर 9 तक होता है मेन क्लासेस, लेकिन 4 जो नंबर है ये वैकेंट है। ये वैकेंट हो जाने के कारण टोटल यूडीसी में जो मेन क्लासेस बनती है वो 9 बनती है। और यूडीसी को जो मेंटेन करता है वो यूडीसी कंसोर्टियम है, यानी यूडीसीसी है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टियम। ये इसको मेंटेन करता है। और जो इसका मेन क्लासेस है वो हालांकि देखिए यूडीसी जो है वो डीडी से ही डिराइव करके इन्होंने बनाया था, पॉल आउटलेट और ला हेनरी फाउंटेन ने। तो ये डीडीसी के जैसा ही इसका मेन क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा 000, 100, इस तरह से मेन क्लासेस होती है डीडीसी में। तो जैसे 000 जनरल क्लासेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर है। 100 तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा तो आप याद कर सकते हैं। जैसे यूडीसी की हम लोग बात करें तो यूडीसी में जो 0 होता है वो मेन क्लासेस जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ये साइंस एंड नॉलेज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरियनशिप, इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिकेशन, इन सभी का मेन क्लासेस 0 होती है। 1 जो होती है फिलोसफी एंड साइकोलॉजी की होती है। यहाँ पे 100 फिलोसफी एंड साइकोलॉजी की होती है, और यहाँ पे 1 फिलोसफी एंड साइकोलॉजी की होती है, यहाँ पे मतलब डीडीसी में। यूडीसी में सेकंड की बात करें तो रिलीजन होता है, थियोलॉजी होता है। 3 की बात करें तो सोशल साइंस होता है। 4 वैकेंट है, और 5 की बात की जाए तो मैथमेटिकल एंड नेचुरल साइंस होता है, और 6 जो होता है अप्लाइड साइंस, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी होता है, और 7 जो है आर्ट्स, इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स होता है, और 8 जो है लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर, और 9 जो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का होता है। तो आपको याद करना है ये कोई इसका नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा सभी का मेन क्लासेस एंड कुछ ऐसे, जैसे डीडीसी में जो हालांकि आपको सीसी और यूडीसी में सिर्फ मेन क्लासेस याद करना है, लेकिन डीडीसी के लिए आपको मेन क्लासेस के साथ साथ सेकेंड समरी है, उसमें से कुछ 10 या 12 ऐसे है जो आपको याद करना है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब का भी आपको सेकेंड समरी के अंदर जो कॉल नंबर दिया हुआ है वो आपको, मतलब क्लासेस जो नंबर दी हुई है वो आपको याद करने हैं। और यूडीसी में सिर्फ आपको ये 9 मेन क्लासेस याद करने हैं, और जो सीसी में है वो आपको अप्रोक्स 26 जो है उसको आपको याद करने हैं। जो ABCD होता है 0 to लाइब्रेरी साइंस के लिए होता है, C जैसे फिजिक्स के लिए होता है, इस तरह से आपको याद करने हैं। और कुछ सीसी के अंदर आपको कुछ चीजें और याद करने हैं, जैसे ACI के अंदर जो एंटीरियोराइजिंग जो फेसेट होता है, कॉमन जो ACI होता है, जैसे एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट के अंदर जो PN के किसके लिए रिप्रेजेंट करता है वो याद करने हैं। इसके अलावा आपको फेज रिलेशन के बारे में थोड़ा सा याद करने होंगे, और डीडीसी के मेन क्लासेस एंड सेकंड समरी से कुछ चीजें याद करनी होगी, और यूडीसी से आपको मेन क्लासेस, इतना आपको एटलीस्ट याद करके जाना है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है वर्गीकृत सूची में मुख्य प्रविष्टियों की क्या व्यवस्था है, यानी व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द मेन एंट्रीज इन द क्लासिफाइड लिस्ट। तो ये जो व्यवस्था है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफाइड स्कीम के, यानी कि वर्गीकृत योजना के अनुसार मेन एंट्रीज बनाया जाता है।
जिसमें और 4 जोन में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है मेन क्लासेस को। फर्स्ट जोन, सेकंड जोन एंड थर्ड जोन एंड फोर्थ जोन। जो फर्स्ट जोन में इन्होंने रखा था वो बिब्लियोग्राफी, इंसाइक्लोपीडिया और पीरियडिकल्स को रखा हुआ था। और उन्होंने कुछ टर्म्स दिया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था। जैसे इंसाइक्लोपीडिया के लिए हम के से डिनोट करते हैं, और फिर पीरियडिकल्स के लिए हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। और इसके अलावा आपको सेकंड जोन में जैसे इन्वर्स ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरी साइंस, बुक साइंस, और इसके अलावा जर्नलिज्म को रखे हैं। और थर्ड जोन में नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स वगैरह को रखे हैं, फिजिकल साइंस को। और फोर्थ जोन में उन्होंने कॉन्फ्रेंस, टेक्निकली, इन सब चीज़ों को रखा हुआ है। तो इसका आंसर जो है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, इन अ कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन द फेज रिलेशन डिजिट बी इज सो, यानी कि जो आपका बी है वो क्या चीज को प्रदर्शित करता है। यानी द्विबिंदु वर्गीकरण 6वें संस्करण में दशा संबंध यानी फेज रिलेशन के अंक बी क्या प्रदर्शित करता है। ये सभी केवीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी फेज रिलेशन का इंटर सब्जेक्ट, इंट्रा फेसेट और इंट्रा एरे फेज रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। और ये 3 जो टाइप के फेज रिलेशन होते हैं, इनके भी 5 तरह का नेचर होता है। एक जनरल नेचर होता है, एक बायस नेचर होता है, सेकंड जो होता है कंपैरिजन होता है, थर्ड, और फोर्थ डिफरेंस होता है, और 5 जो होता है इन्फ्लुएंस होता है। तो ये 5 तरह का नेचर होता है। और मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट यानी इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन हो तो उसको डिनोट करते हैं जनरल के लिए ए, बायस के लिए बी, और कंपैरिजन के लिए सी और डी और जी, इन्फ्लुएंस के लिए जी यूज करते हैं। अगर हम लोग इंट्रा फेसेट रहे तो यूज करते हैं जे, के, एल, एम नहीं करते हैं, एन करते हैं ये लोग, एम, एन, आर, यहाँ एल यूज नहीं करते हैं, जे, के, एम, एन, आर। और अगर इंट्रा एरे रहे तो उस केस में हम लोग टी, यू, वी और उसके बाद डब्ल्यू, वाई। तो देखिए ये जो होता है ये जनरल रिलेशन के लिए होता है, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन के लिए, इंट्रा फेसेट के लिए जे और इंट्रा एरे के लिए टी। उसी तरह अगर बायस रिलेशन हो, मतलब बायस नेचर का फेज रिलेशन हो, तो उसके लिए बी, के, यू, यानी कि आप अकॉर्डिंग टू समझ सकते हैं ये। तो यहाँ पे पूछा गया बी किसके लिए यूज होता है, किसमें, तो बी यूज होता है इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन और बायस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आपको बायस इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको जनरल का पूछा होता तो ए होता, और अगर डिफरेंस का होता तो सी होता, डी होता, और इन्फ्लुएंस के होता तो जी होता। लेकिन ये किस केस में होता, ये होता सिर्फ सब्जेक्ट इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन के केस में। अगर इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन की बात करें तो जे, के, एम, एन, आर होगा उसके लिए, और ये जे होगा जनरल के लिए, बायस होगा के, बायस के लिए के, और कंपैरिजन के लिए एम, डिफरेंस के लिए एन, और इन्फ्लुएंस के लिए आर। उसी तरह इंट्रा एरे होगा तो उसके लिए जनरल अगर रिलेशन है तो आपका टी, और बायस है तो यू। तो ये नेचर के अकॉर्डिंग ये आपका ABCD। तो ये टेबल आपको याद रखना होता है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होती है, यहाँ पे समझ में आ जाता है ABCD और लास्ट में जी लिखना है, लेकिन यहाँ पे जे, के, एल यहाँ पे नहीं लिखना है, एल, एम, एम, एन, ओ, पी भी नहीं है, क्यू भी नहीं है, आर है सीधे। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, ABCD में मिसिंग है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि फ्लो में जैसे मैंने यहाँ एल लिख दिया था फ्लो में, तो उस चीज मिस्टेक वो नहीं होना चाहिए एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पार्ट 3 ऑफ द कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन डील विथ, यानी द्विबिंदु वर्गीकरण का भाग 3 किससे संबंधित है। तो ये शेड्यूल ऑफ क्लासिक्स एंड स्केयर्ड सेक्रेड बुक विथ अ स्पेशल नेम। सेक्रेड बुक वो होता है जो कि मतलब कि बहुत रेयर बुक को हम लोग कहते हैं, और शेड्यूल ऑफ द क्लासेस होता है। तो यही आंसर करेक्ट है, यानी कि विशिष्ट नामों के साथ श्रेण ग्रंथ, धर्म ग्रंथ की अनुसूचियां, ये थर्ड पार्ट में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि यूडीसी पद्धति जो है, पद्धति यूनिवर्सल किसका डेसिमल उदाहरण क्लासिफिकेशन। देखिए यहाँ थोड़ा सा हिंदी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बस आप ये ध्यान रखिए। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है यूडीसी, वो स्कीम जो है वो किस तरह के है, यानी इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन है,
या रिडजी फेसेट क्लासिफिकेशन है, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन या ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन है ये इसका करेक्ट आंसर है आपका यूडीसी का, और मैंने पहले भी डीडीसी को बताया हुआ है ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव होता है, तो वो भी आपको याद रखने हैं। जितना भी मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी आप याद रखना, एटलीस्ट आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखना, 2 बार 3 बार रिवीजन करना, क्योंकि यहाँ से देखिए ना आप डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम हॉल में। आप जब बैठेंगे तो आपको आके आप जब चेक करेंगे यहाँ के एमसीक्यू से क्वेश्चन से, तो आपको हमेशा क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। अगर इससे नहीं बनते हैं 1-2 क्वेश्चन तो इसी से रिलेट करके क्वेश्चन बनेगा, जो कि आपका अगर ये डिस्कशन अच्छे से आपको याद है तो सभी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सिंबल एल इन अ टाइम शेड्यूल ऑफ द कोलन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट। देखिए जो आप टाइम में जाके देखेंगे T1 T2 ऐसे, जब कोलन क्लासिफिकेशन का जो जैसे एन होता है वो आपको 1900 को डिफाइन करता है, यानी शतक जो होता है 100 ईयर जो होता है 1800 1700। मान लीजिए कोई बुक है और उसका आपको कॉल नंबर निकालना है और उसमें लिखा हुआ है 1970, यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात की जाए तो 1914 से स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए हम लोग एन यूज करते हैं और फिर N1 N2 ऐसे लिखते हैं। N1 लिखने का मतलब हुआ कि ये 1902 1909 तक रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 लिखने का मतलब हुआ 10 से 19 तक रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 1910 टू 1919 तक का ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये होता है। तो उसी तरह क्या होता है, ये जब 100 ईयर चेंज होते हैं तो उनके लिए भी ABCD का रखा गया है। जैसे 1900 N है तो 1800 M है, L है 1700, तो इस तरह से आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा L जो होगा 1700 टू 1799 तक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा जब N आपको याद हो जाएगा तो उसी से आपको ABCD में घटते चले जाना है और यहाँ पे 100 ईयर घटाते चले जाना है, यानी कि जो L होगा वो 1700 टू 1799 तक होगा, M जो होगा 1800 टू 1899 ईयर, मतलब कि जो पीरियड है टाइम ऑफ पीरियड उसके लिए यूज होगा। तो सबसे पहला ये जो होता है ये को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ये जो लिखने का मतलब हुआ ये 999 BC को हम लोग कहते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट का जन्म के बाद, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद वो 00 काउंट करते हैं। और वो फॉरेन का यानी अमेरिका का, यूरोपियन कंट्री का भारत पे इतना प्रभाव पड़ा कि वो लोग भारत भी इसी चीज को एक्सेप्ट किया BC, जबकि हमारा कैलेंडर जो था शक संवत वो इनसे बहुत पहले डेवलप किया जा चुका था और वो यूज में आ रहा था। नेक्स्ट अगर हम लोग ए की बात कर लिए, बी की बात करें, अगर बी जो होगा वो 999 टू 1000 BC तक होगा, और सी जो होगा वो हो जाएगा 999 टू 1 BC, और उसके बाद डी जो होगा वो आपका 1 टू 900 AD होगा, यानी आफ्टर, ये कुछ फुल फॉर्म मुझे मिस्टेक हो रहा है, तो ये होता है। तो यानी कि अभी जो हम लोग AD में काम कर रहे हैं, यानी 2022 है या 2023 है, ये सभी AD कहा जाता है। तो इस तरह से टाइम बढ़ते चला जाता है और DEFGH वैसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो जो ये होता है आपका, अब जब ई की बारी आएगी, डी के बाद ई की बारी आएगी तो 100 ईयर चेंज होगा, यानी कि ये हो जाएगा 1000 टू 1099, 100 ईयर ही चेंज हुआ, मान लीजिए 0 टू 99। फिर जो ई के बाद एफ आएगा तो वो हो जाएगा एक यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, यानी कहने का मतलब कि 1100 टू 1199, इसी तरह इंक्रीज करते करते जो LM जो आएगा, जिसे L यहाँ पे पूछा गया, ये आ जाएगा 1700 टू 1799। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया हुआ था थ्योरेटिकल में, जब मैं CC आपको पढ़ाया था वहाँ पे ये चीज़ बताया था। कोलन क्लासिफिकेशन से हम लोग PMEST जहाँ पढ़े थे ना, PMEST आई थिंक वहाँ मैंने बताया था, तो वहाँ पे आपको ये रिविजन करने को मिल सकता है थ्योरेटिकल लेक्चर में, आप जाके देखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट एवर डेवलप एनालिटिको सिंथेटिक फेसेट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम, यानी पूछा गया आपको पहली बार विकसित एनालिटिको सिंथेटिक पुस्तकालय वर्गीकरण योजना कौन सी है, यानी इसमें से कौन सी है। तो फर्स्ट एनालिटिको सिंथेटिक जो क्लासिफिकेशन है फेसेट पे बेस्ड जो है वो CC है, यानी कोलन क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इन DDC
एजुकेशन इज रिप्रेजेंट बाय द नंबर। ये देखिए इसरो के एग्जाम में पूछा हुआ था, यानी आपको एजुकेशन का नंबर पूछ दिया गया है कि इसका जो मेन क्लासेस है एजुकेशन का वो कौन सा है, इसमें 517 या 601 यानी 610। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे आप कभी भी इसरो के या यूजीसी नेट या केवीएस एनवीएस में भी लाइफ साइंस को पूछा गया है, तो और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं उनका पूछा जा सकता है। तो देखिए एजुकेशन जो है, अगर आपको एटलीस्ट इतना पता है कि डीडीसी के अंदर एजुकेशन को सोशल साइंस में रखा गया है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं जो सोशल साइंस का मेन क्लासेस भी अगर आपको याद है ना, तो ये क्वेश्चंस पकड़ लेते हैं एग्जाम में आप। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि सोशल साइंस का जो मेन क्लासेस होता है वो 300 होता है, तो आपको 500, 600 और 500 ये होगा ही नहीं, तो सीधे ये 370 इसका आंसर हो जाता, जबकि आपको ये नहीं पता था कि एजुकेशन का क्या मेन क्लासेस है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मेन क्लासेस भी अगर पता है ना, तो कई क्वेश्चंस एग्जाम में आप बना सकते हैं। तो थोड़ा सा वहां दिमाग खोल के रखना होता है और चीजें बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट टर्म इज यूज फॉर एंट्रीज एट अ बैक ऑफ अ मेन एंट्री कार्ड रेफरिंग टू द अदर कार्ड रिलेटिंग टू अ बुक। तो इसका आंसर होगा ट्रेसिंग। यानी आप बेसिक क्वेश्चंस आप समझिए कि किसी भी पुस्तक से संबंधित अन्य कैटलॉग कार्डों के लिए मुख्य प्रविष्टि कार्ड के पृष्ठ भाग पर अंकित की जाने वाली प्रविष्टियों हेतु पद, मतलब कि इंग्लिश में आप देखिएगा यहाँ पे इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट ही है, मतलब यहाँ पे डैश होगा। जैसे कि ये कह रहा है कि जब भी आप मेन एंट्री बनाते हैं, तो मेन एंट्री बनाते हैं तो द टर्म ऑफ यूज एंट्री एट अ बैक ऑफ द मेन एंट्री, या मतलब कि मेन एंट्री के बैक में आप सीसी के ट्रिपल सी के अंदर जब बनाते हैं तो वहां पे ट्रेसिंग को लिखते हैं, ताकि वो रेफरिंग करता है अदर कार्ड पे, तो ट्रेसिंग होता है। ट्रेसिंग के अंदर हम लोग सीसी जब ट्रिपल सी में हम लोग कैटलॉग कार्ड ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग जब बनाते हैं, तो इसका जो ट्रेसिंग होता है ये बैक साइड ऑफ द कार्ड लिखते हैं। लेकिन ACR2 के अकॉर्डिंग जब हम लोग कैटलॉग कार्ड बनाते हैं तो वहाँ ट्रेसिंग जो होता है यहाँ पे ISBN नंबर के जस्ट नीचे हम लोग लिखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो ये होता है ऐसे आपने देखा होगा। जब हम लोग कैटलॉग कार्ड बनाते हैं तो वहाँ पे ट्रेसिंग यहाँ पे लिखते हैं ACR में, और बैक साइड ऑफ द कार्ड जो होता है वो ट्रिपल सी में हम लोग लिखते हैं। तो यही चीज पूछा गया है, तो ट्रेसिंग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। सिंपल डिफिनीशन आपसे पूछ ली गई है ट्रेसिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इन द मेडिकल साइंस मेन क्लासेस ऑफ CC द आइसोलेट ट्रीटमेंट इज कैटेगराइज एज, यानी जो ट्रीटमेंट है ये किस कैटेगरी में आएगा? एनर्जी आइसोलेट कहलाएगा, मैटर आइसोलेट कहलाएगा, पर्सनालिटी आइसोलेट कहलाएगा, या टाइम आइसोलेट कर। हालांकि ये जब आप PMEST पढ़ते हैं तो PMEST में ये सभी कंसेप्ट आते हैं कि एनर्जी, मैटर, पर्सनालिटी एंड टाइम एंड स्पेस। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ट्रीटमेंट जो होता है वो एक तरह का प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है, और मैंने आपको बताया है कि कभी प्रोसेस प्रक्रिया या कोई भी चेंज हो रही हो एक फॉर्म टू दूसरे फॉर्म में, तो उस केस में हम लोग उसको एनर्जी जैसे ट्रीट करते हैं। तो ये एनर्जी का के अंदर होगा इसका, तो ये इसका एनर्जी इधर करेक्ट आंसर होगा। जब भी आप PMEST पे काम करते हैं, कोई भी टाइटल दिया हुआ है और आपको ये पता करना है टाइम कौन सा है, स्पेस कौन है, एनर्जी है, मैटर है, पर्सनालिटी है, तो हम लोग उल्टा इसे फाइंड आउट करते हैं इसमें टाइटल में, क्योंकि उल्टा चलना आसान होता है। तो टाइम हमें सबसे पहले दिख जाता है, उसके बाद स्पेस अगर जगह है तो वो दिख जाता है, कोई दिल्ली, मुंबई ऐसे कुछ यूज किया गया रहता है। उसके बाद उसमें प्रोसेस देखते हैं, कोई एक्शन हो रहा हो, कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा हो। तो यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट जो होता है अपने आप में एक एक्शन होता है। हो सकता है ट्रीटमेंट के अंदर ऑपरेशन ही हो रहा है, कोई बॉडी का पार्ट काट के वहाँ थोड़ा सा निकाला जा रहा है, जो एक्स्ट्रा सेल बढ़ गया हो बॉडी में, तो भी एक तरह का ट्रीटमेंट ही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एनर्जी आइसोलेट कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर इज एग्जाम्पल ऑफ व्हिच फेज रिलेशन इन CC। तो ये चीजें, तो यहाँ पे आपको फेज रिलेशन के बारे में पूछा गया है कि जो एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर, ये कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए कंपैरिजन तो नहीं हो रहा है, जनरल रिलेशन नहीं है। अगर जनरल रिलेशन होता तो मैथमेटिक्स एंड इंजीनियर होता, इस टाइप से टाइटल होता है, तो ये नहीं है। अब इन्फ्लुएंस और बायस में ये दो चीजें में समझना है कि क्या इन्फ्लुएंस है या बायस है।
तो जब भी अगर फॉर से कोई रिलेशन आपको दिखे, जैसे मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर या मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स या मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, तो आप समझना वो बायस रिलेशन है। तो ये सब नहीं होगा और आपका बायस रिलेशन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्फ्लुएंस होता है तो काफी बार ऐसा मैंने देखा है क्वेश्चंस में, जैसे लिखता है कि व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म ऑन बौद्धिज्म, यानी कि हिंदुइज्म का क्या प्रभाव है बौद्धिज्म पे या बुद्धिस्ट पे, बौद्धिज्म पे, और बौद्धिज्म का क्या प्रभाव है हिंदुइज्म पर। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वहाँ इन्फ्लुएंस वर्ड कई बार यूज किया हुआ रहता है। हालांकि ये मैंने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, आप भी देखिएगा कभी भी इग्नू के बुक या कोई भी बुक में, तो वहाँ फॉर का जितना भी एग्जाम्पल होगा वो सभी बायस होगा। और ये इंग्लिश का जनरल टर्म समझना है कि कोई फॉर लगाता है तो बायस जब रिलेशन होता है तभी लगाता है। जैसे मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर या मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स या इकोनॉमिक्स फॉर सोसाइटी, यानी जो हमारा इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, वो समाज के लिए, यानी यहाँ पे बायस रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइम यूज इन रिप्रेजेंट एलईडी इन कोलन क्लासिफिकेशन, यानी द्वि बिंदु वर्गीकरण में एलईडी का प्रतिनिधित्व करते समय की अवधि क्या होती है। तो ये 10 ईयर होती है। जैसे ये एलईडी जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 1900 कोई ईयर है और 1900 से 1910 जो होगा ये आपका N1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। N तो रिप्रेजेंट करेगा 1900 यानी 20वीं शताब्दी होगी ये, और 1900 ये देखिए 10 से ये 9 होगा यहाँ पे 9, और ये 1919 टू N2 रिप्रेजेंट होगा। तो यही चीज पूछा गया है कि एलईडी, इसी को हम लोग एलईडी कहते हैं। तो जो एलईडी होता है वो 10 ईयर का पीरियड को डिफाइन किया जाता है। एलईडी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है लेटेस्ट इफेक्टिव डीके। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड। ये एलईडी यानी कि एक डिकेड की बात करता है, यानी 10 ईयर की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द क्लास इंडेक्स एंट्रीज which are divided from the class number of a document in a classified cataloging are based upon, यानी वर्ग अनुक्रमणिका जो प्रलेख की वर्ग संख्या से प्राप्त होती है निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है। तो देखिए, जब आपको मैंने चेन प्रोसीजर पढ़ाया था, रंगनाथन जी का चेन प्रोसीजर जो है ये एक इंडेक्सिंग मेथड है, और ये इसी का जो मॉडर्न वर्जन है, यानी कहें कि इसी से मॉडिफाइड करके पॉप्सी डेवलप किए थे जी गणेशन ने पॉप्सी, और ये चेन प्रोसीजर रंगनाथन जी ने डेवलप किया था। चेन प्रोसीजर का काम क्या होता है, जो भी कॉल नंबर होता है, कॉल नंबर से वो आपको टाइटल को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर कोई कॉल नंबर दिया रहे तो हम लोग कॉल नंबर से बता सकते हैं कि इस बुक का क्या टाइटल था। तो ये था चेन प्रोसीजर का कंसेप्ट, और मैंने इस पे पूरा डिटेल बताया हुआ है। मैंने कई कॉल नंबर लेके उसका टाइटल निकाल के आपको बताया है। तो वहां पे हम लोगों ने 4 तरह के लिंक देखा था। एक था मिसिंग लिंक, दूसरा था साउट लिंक, तीसरा था फॉल्स लिंक, और चौथा था अनसाउट लिंक। तो वो लिंक जो है किसके लिए होता है, जैसे आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि द क्लास इंडेक्स एंट्रीज which are derived from the class number of a document in a classified catalog are based upon। तो ये होता है साउट लिंक। साउट लिंक जो होता है मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट है हमारा वो एग्जैक्ट पता चलती है कि ये क्या डॉक्यूमेंट है। देखिए, मिसिंग लिंक वो होती है जो कोई मतलब कि नोटेशन का यूज किया जाता है, उस चीज को हम लोग मिसिंग कहते हैं। साउट लिंक जो होता है जिससे डॉक्यूमेंट को फाइंड आउट किया जाता है। जो फाइंड आउट कहने का मतलब जो यूजर जो है वो डॉक्यूमेंट को जिस नाम से बोलता है उसको साउटिंग करता है, मतलब बोलता है कि हम ये चीज चाहिए, उसको हम लोग साउट लिंक कहते हैं। फॉल्स लिंक जो होता है, यहाँ पे मिसिंग जो लिंक होती है वो मिस होती है, उसके बारे में हमें नहीं पता होता। फॉल्स लिंक जो होता है जैसे संयोजन वगैरह यूज होता है, यानी कनेक्टिंग जो सिंबल यूज होते हैं उनके लिए यूज होते हैं। अनसाउटिंग लिंक को जो यूजर होता है बहुत कम यूज करता है, उसको हम लोग अनसाउटिंग लिंक कहते हैं। अगर इस पे आपको टोटल मतलब कि कंप्लीट वीडियो चाहिए चेन प्रोसीजर के बारे में, और इस साउटिंग लिंक, मिसिंग लिंक और इसका क्या कंसेप्ट है, तो आपको चेन प्रोसीजर का वीडियो जाकर देखना चाहिए। मैंने इसको क्लासिफिकेशन में पढ़ाया हुआ है, क्लासिफिकेशन फोल्डर में मैराथन कोर्स में जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और जो थ्योरी में पढ़ाया जाता है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा
आपको थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं किया था। अब एमसीक्यू डिस्कस हो जाने के बाद आपका थोड़ा सा ब्रेन थोड़ा सा ओपन होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और मैंने सभी टॉप क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं बेसिक क्वेश्चन करा ही नहीं रहा हूँ आपसे कि बताइए कोलन क्लासिफिकेशन कब आया, या डीडीसी कब लॉन्च हुआ, सीसी कब हुआ। इस तरह का क्वेश्चंस आपने नहीं देखा होगा, मैं उसको ऐसे ही बोल देता हूँ डिस्कशन के समय, और आपको एक ऑथेंटिक और एक प्रॉपर और एक स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करा रहा हूँ, तो आपको काफी हेल्प होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन व्हाट वे फॉर्म कैन ट्रीटमेंट बी क्लासिफाइड इन अ मेन कैटेगरी ऑफ मेडिकल साइंस इन। फिर वही क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट का यूज, ये देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया गया, एनबीएस में पूछ दिया गया था, यूजीसी में भी, इसलिए मैंने इसको 2 बार जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज मैंने उठा कर रखा है ताकि आपको ये चीज समझ में आए। फिर जो ट्रीटमेंट की बात हुई तो एनर्जी की बात हो रही है, और पीएमईएसटी में आपको मैं एक बार और रिविजन करा देता हूँ। पीएमईएसटी, इसका जो कनेक्टिंग सिंबल होता है, पर्सनालिटी को हम लोग कोमा से यूज करते हैं, ये गलत है, कोमा की यूज करते हैं, और मैटर को हम लोग सेमीकोलन, और एनर्जी को कॉलन, स्पेस को डॉट, और टाइम को सिंगल इन्वर्टेड कोमा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये इनका कनेक्टिंग सिंबल है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इन यूडीसी द डबल कोलन साइन पंक्चुएशन मार्क, यानी ये जो डबल कोलन यूज किया गया, आर यूज टू डिनोट व्हाट, यानी यूडीसी में 2 पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग इस्तेमाल क्या इंगित करने के लिए किया जाता है। तो ये ऑर्डरिंग फिक्सिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यूडीसी में मैंने चिन्ह के बारे में जितने भी इस तरह के एक ब्रैकेट का यूज होता है, तो ये सभी चीज के बारे में मैंने यूडीसी में कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फेसेट क्लासिफिकेशन टुडे थ्योरी टेक्नोलॉजी एंड एंड यूजर इज पब्लिश्ड बाय। देखिए ये एक बुक है, इसको किसने पब्लिश किया है इस बात को आपको बताना है। फेसेट क्लासिफिकेशन टुडे थ्योरी टेक्नोलॉजी एंड एंड यूजर, तो ये यूडीसीसी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है। यानी यूडीसीसी कहने का मतलब है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है which symbol is used to indicate काल पक्षा इन अ कोलन क्लासिफिकेशन, यानी अपूर्ण विराम वर्गीकरण। अपूर्ण विराम देखिए ये मैंने अपने से नहीं लिया है, द्वि बिंदु हम लोग यूज करते हैं कोलन क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन ये एनवीएस ने अपूर्ण विराम, इसको अपूर्ण विराम हिंदी में शुद्ध हिंदी जो है ये अपूर्ण विराम होता है, तो इन्होंने इसी का यूज किया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज से आपको पता होना चाहिए कि ये कोलन क्लासिफिकेशन को अपूर्ण विराम एनवीएस बोलता है, तो इसका शुद्ध हिंदी अपूर्ण विराम ही होगा। तो अपूर्ण विराम वर्गीकरण में काल पक्ष को इंगित करने के लिए, काल पक्ष मतलब हुआ टाइम, टाइम को इंगित करने के लिए किस प्रतीक यानी किस सिंबल का यूज हम लोग करते हैं। तो देखिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज करते हैं, एनर्जी के लिए हम लोग कोलन का यूज करते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं किया जाता है, एंड का यूज हम लोग नहीं करते हैं कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द सेमी कॉलम सिंबल इन अ पीएमईएसटी इज कनेक्टिंग सिंबल फॉर, यानी पीएमईएसटी में अर्ध विराम प्रतीक किसके लिए एक संयोजन प्रतीक है यानी कनेक्टिंग सिंबल है। तो आपको बता दूं ये मैटर के लिए है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन सभी एनवीएस का है, ये देखिए 19 एनवीएस का है, ये भी एनवीएस का है। द सेमी कॉलन वहीं आ गया, 19 तो वहीं है, 18 था ये क्वेश्चन, अब 19 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाट डिनोट सी इन अ फॉलोइंग फार्मूला ऑफ ए बुक नंबर अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन। देखिए कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर जो बुक नंबर हम लोग निकालते हैं उसका ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, सिर्फ इसके डिनोशन जैसे कि सी से क्या होगा, एस से क्या होगा, वी से क्या होता है, ए का क्या होता है, वाई एफ एल, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन क्या पता एग्जाम में आपको इसका ऑर्डरिंग ही पूछ दे, 4 ऑप्शन दे दिया जाए, एल को पहले लिख दिया जाए, ए को पहले लिख दिया जाए और वाई को बाद में लिख दिया जाए, इस तरह से। तो ये आपका बुक नंबर फार्मूला जो है ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सी है वो तो कॉपी नंबर है, लेकिन मैं इसका एक बार डिस्कस कर देता हूँ। एल एफ वाई ए वी एस सी ई वी एन का क्या मतलब होता है। एल का मीनिंग है लैंग्वेज, आप लिख लीजिएगा, लिखना चाहते हैं तो एल का मतलब है लैंग्वेज, ओके। और
एफ का मतलब है फॉर्म नंबर, एफ का नंबर है फॉर्म नंबर। आपसे यही पूछा जाएगा कि इसमें एफ जो है वो क्या डिनोट करता है, तो वो फॉर्म नंबर डिनोट करता है। और वाई का मतलब है यहाँ ईयर, ठीक। और ए का मतलब है, यहां मैं लिख देता हूं, ए का मतलब है एक्सेशन पार्ट ऑफ ईयर नंबर, एक्सेशन पार्ट ऑफ ईयर नंबर। हालांकि आपको कोई टाइटल देके ये सभी डाटा देख के आपको बुक नंबर निकालने को नहीं पूछा जाएगा, ये टाइम टेकन प्रोसेस होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 1 मिनट उससे भी कम टाइम मिलते हैं, तो ऐसा एग्जामिनर नहीं करने वाला है। नेक्स्ट है वी, वी से होता है वॉल्यूम नंबर, वॉल्यूम नंबर। और उसके बाद एस से होता है सप्लीमेंट। और यहां पे मैं लिख देता हूं एफ के बाद एस के बाद सी आ गया, सी का होता है कॉपी नंबर, जो कि इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है ईवीएन यानी इवैल्यूएशन नंबर, ईवीएन होता है इवैल्यूएशन नंबर, इवैल्यूएशन नंबर। तो ये था टोटल डिटेल, आप एक बार इसे नोट कर लीजिएगा, या मतलब कि ये पीडीएफ मिल भी जाएगा आपको, तो उसमें तो ये लिखा नहीं रहेगा, तो आपको नोट कर लेना चाहिए इसे, या आपकी कॉपी में या कोई भी किताब में है तो वहां पे आप उसको जरूर 1-2 बार रिवीजन करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट ओशियोनोग्राफी इज। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट में मैंने 3 लेक्चर बनाया हुआ है, वहां पे आपको देखना चाहिए वो लेक्चर। और ये जो ओशियोनोग्राफी है ये है क्लस्टर का एग्जाम्पल। देखिए क्लस्टरिंग जो होता है ये बहुत सारे नॉलेज को इकट्ठा करना, क्लस्टरिंग का मतलब ही होता है कि इकट्ठा करना बहुत सारे चीजों को। तो जैसे ओशियोनोग्राफी है, तो ओशियोनोग्राफी में यानी ओशियन के अंदर जो क्या नहीं है, जीव भी है, एक जीव भी है, वहां पे मिनरल्स भी है, मिनरल्स भी है, वनस्पति भी है, यानी कहे तो फॉरेस्ट भी है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं। तो क्या ओशियोनोग्राफी में हम लोग जीव विज्ञान, मिनरल साइंस या फॉरेस्ट्री यानी इन्वायरमेंटल स्टडी ये सब की बात करते हैं, लेकिन ये सभी को जब कॉम्बिनेशन करके हम एक टर्म की बात करते हैं तो वो कहते हैं हम लोग ओशियोनोग्राफी। अब बहुत सारे चीजों को मिलकर एक शब्द का निर्माण होता है, जो उसके अंदर सभी जो सब्जेक्ट है वो आ जाते हैं, जो सभी इंपॉर्टेंट चीजें वो आ जाती है, उस चीज को हम लोग क्लस्टरिंग कहते हैं। हालांकि ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि क्लस्टर का और एग्जांपल हो सकता है जैसे स्पेस साइंस, स्पेस साइंस। तो देखिए स्पेस साइंस भी अपने आप में एक क्लस्टर का एग्जाम्पल है, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन में क्लस्टर का जो टाइप होता है उसका एग्जाम्पल है। और स्पेस साइंस में भी बहुत सारी चीजें हैं। अब स्पेस में आप जाते हैं तो वहां भी जैसे अभी पता चला कि चांद पे पानी है, फिर मिट्टी है, वहाँ पे ग्रेविटी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब चल रही है वहाँ। तो इसी वजह से उन सभी सब्जेक्ट का अगर आप यहाँ पे देखें डिवाइड हो जाएगा, वहाँ पे सभी चीज़ों को एक हमने स्पेस साइंस का नाम दे दिया, तो ये कहलाया क्लस्टरिंग। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत लोगों का विचारे हो सकते हैं, जैसे गांधीयाना। तो गांधीयाना जैसे है, तो गांधी जी के बहुत सारे विचार जो है उसको हमने एक साथ जाकर मर्ज कर दिया, तो उस केस को हम लोग क्लस्टरिंग कहेंगे। और डेस्टिलेशन, एग्लोमेरेशन और लूज असेंबलेज, इसके भी 3 टाइप होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस किए हुए हैं थ्योरी में। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो आप एटलीस्ट एक बार वीडियो उसको देखिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ये एनबीएस का पेपर का क्वेश्चन है और केवीएस में भी पूछा गया है। केवीएस में गांधीयाना का एग्जाम्पल था, एक बार स्पेस साइंस का था, और भी बहुत सारे लाइफ साइंस के एग्जाम्पल पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में यहीं तक, और आप अभी तक आपकी प्रिपरेशन मुझे लग रहा है अच्छा चल रही होगी। अगर देखिए, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता हो आप कोर्स में हैं लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे, तो आप ये नंबर सेव करके रखिए। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और एग्जाम के बारे में अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है सिलेबस वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप कोर्सेज में इन्वॉल्व है, मतलब कि कोर्सेज को परचेज किया हुआ है, तो आपके लिए तो बहुत ईजी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।